गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर आज शुरू होगा, जिसमें हम केवल बताएंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में या प्रावैद्युतांक के बारे में। आप लोगों को पिछले क्लास में कूलम्ब का नियम बताएं और कूलम्ब के नियम से संबंधित कुछ फार्मूला निकाले थे। वो फार्मूला आपके सामने था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब ये है क्या? जैसे सबसे पहले आपको कूलम्ब का नियम में हम बताए थे। कूलम्ब का नियम में हमने बताया वैद्युत बल बराबर F बराबर क्या होगा। ठीक है, वैद्युत बल में F बराबर क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये बताएं। यहाँ पर ये आपको बताया गया था Q1 है पहला चालक का आवेश, Q2 है दूसरे चालक का आवेश और R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। यहाँ से पाई का मान जानते हैं 3.14 और ये है एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करें, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता दर्शा रहा है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता के बीच यानी निर्वात माध्यम में कितना वैद्युत बल आरोपित कर रहा है। कौन कितना वैद्युत बल आरोपित कर रहा है? दो बिंदु आवेश। अब ये ध्यान दीजिएगा, हमने कूलम्ब के नियम में सबसे पहला टॉपिक यही बताए थे, दो स्थिर बिंदुवत आवेश एक दूसरे पर बल लगा। अब ये बिंदुवत आवेश क्या है? तो बिंदुवत आवेश होगा क्या कि मान लेते हैं दो आवेश लिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो और इतना ज्यादा हो कि वह बिंदु उसके समान बिल्कुल नहीं के बराबर। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? काफी ज्यादा। उसके दूरी की तुलना में पृथ्वी का आकार क्या होगा? काफी छोटा होगा। तो वैसे संदर्भ में इसको बिंदुवत कर रहे हैं। अब ये बल का मान निर्भर कर रहा है बीच का माध्यम पर। ये माध्यम है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी निर्वात के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह आवेश आपका जो बल लग रहा है वो निर्वात माध्यम में ही लगे। हो सकता है वायु में भी रहे, हो सकता है जल के भीतर रखा रहे, हो सकता है बीच के माध्यम में कोई धातु रख दे। तो अलग अलग माध्यमों में इसका मान बदल जाए। क्या होगा इसका मान वो समझिए। सामान्यतः निर्वात को नॉट से सूचित कर रहे। अब ये दर्शा रहा है बल का मान कहाँ के लिए? निर्वात के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ निर्वात न रहकर कोई अदर माध्यम रह जाए। मान लेते हैं किसी विशेष माध्यम के लिए, कोई विशेष माध्यम की बात करें तो उस विशेष माध्यम में कितना बल लगेगा वो देखिए। तो उस विशेष माध्यम के लिए यानी F माध्यम के लिए कोई भी माध्यम दिया रहेगा, उस माध्यम के लिए क्या बल लगेगा? तो बल बराबर फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ तो निर्वात है, इसीलिए निर्वात के लिए बीच बल लग रहा है, लेकिन माध्यम है तो यहाँ से माध्यम के लिए एप्सिलॉन हो जाएगा m। ये m से सब दर्शा रहे मीडियम को, मीडियम यानी माध्यम को दर्शा रहे, यानी जिस माध्यम रहेगा उस माध्यम की वैद्युतशीलता दर्शा रहे, इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब आइए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड लगाते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड लगाने के बाद क्या मान आता है। तो देखते हैं LHS में इन दोनों को डिवाइड लगाते हैं, RHS में इन दोनों को डिवाइड लगाते हैं, क्या हो जाएगा? F निर्वात, निर्वात को वैक्यूम या C से भी सूचित करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे निर्वात बटे यहां से क्या है? F माध्यम के लिए बराबर यहां क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। अब बटे यहां पर क्या हो जाए? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक, इंटू Q1 इंटू Q2/R²। अब देखते हैं यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया। अब डबल बटे में है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, देखिए क्या होगा। यहां से क्या देख रहे हैं? F
निर्वात है, निर्वात को निर्वात ही लिखेंगे, और बटे एफ क्या है नीचे में, माध्यम है, माध्यम को माध्यम ही लिख दिए, बराबर यहां से क्या माना है, डबल बटे में ऊपर चला गया एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। जनरली निर्वात को नोट से सूचित कर रहे हैं, यानी एफ नोट अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। ये आपका मान आ रहा है। ये जो अनुपात में जो मान आता है एक स्थिरांक मान है, इसी स्थिरांक मान को हम लोग इतना बराबर कांस्टेंट देते हैं, और इसी स्थिरांक मान को यानी एफ नोट अपॉन एफ एम को ही हम लोग स्थिरांक कहते हैं, और ये स्थिरांक को हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस कारण यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, अब यही एप्सिलॉन आर आपका कहलाता है निर्वात के वैद्युशीलता के सापेक्ष दिए गए माध्यम की वैद्युशीलता, जिसे हम लोग आपेक्षिक वैद्युशीलता के नाम से जानते हैं। यहां से एप्सिलॉन आर क्या हो गया, आपेक्षिक वैद्युशीलता। ठीक है, ये चीज आपका देखें। तो आपेक्षिक वैद्युशीलता कैसे निकाले ये देख लिया। आपेक्षिक वैद्युशीलता एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट आ गया। ठीक है, ये यहां से याद रखिएगा। अब इतना बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसी आपेक्षिक वैद्युशीलता को ही परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे आपके सामने अभी हमने निष्कर्ष निकाला, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहां से सभी के बारे में देखते हैं इसका विशेषता क्या है। उससे पहले ये देखते हैं एप्सिलॉन एम क्या है, जो माध्यम दिया रहेगा उस माध्यम की वैद्युशीलता दर्शाए। एप्सिलॉन नोट क्या दर्शाता है, निर्वात की वैद्युशीलता। ये तो फिक्स है, लेकिन ये मान लेते जल रहेगा तो जल का वैद्युशीलता, कांच रहेगा कांच की वैद्युशीलता, धातु रहेगा धातु की वैद्युशीलता, जो जैसा माध्यम देगा उसके अनुसार देखेंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम बराबर दिए गए माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। कौन सा माध्यम है, निर्वात, और निर्वात की वैद्युशीलता होती है। और निर्वात की वैद्युशीलता हम लोग जानते हैं क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये यहां तक आपको बताए थे। अब इसी का कुछ विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये जो सापेक्षिक वैद्युशीलता है, इस सापेक्षिक वैद्युशीलता का मात्रक नहीं होता। सापेक्षिक वैद्युशीलता एक मात्रकहीन राशि है। क्या है, मात्रकहीन है, यानी जिसका मात्रक नहीं होता है उसे हम लोग मात्रकहीन के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिए, जब मात्रक नहीं होगा तो विमीय सूत्र भी नहीं होगा, इसलिए सापेक्षिक वैद्युशीलता विमाहीन भी होती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं आगे क्या करना है। ये जो सापेक्षिक वैद्युशीलता है एप्सिलॉन आर, इसका मान जब भी होगा एक या एक से बड़ा होगा, कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी होगा एप्सिलॉन आर का मान एक या एक से बड़ा ही होगा। फिर चौथा कहता है एप्सिलॉन आर का मान एक हो सकता है। कहां होगा एक, जहां अगर माध्यम निर्वात रहेगा वहां पर सापेक्षिक वैद्युशीलता का मान एक होगा। यानी सिंपल सा बात है, इस पूरे का वैल्यू 1 कैसे होगा, जब ये दोनों कट के एक हो जाएगा तब ना, और नीचे तो फिक्स है, यानी एक लाने के लिए ऊपर भी यही रख देंगे तो कट के एक हो जाएगा। यानी निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसका अगला विशेषता, ये एप्सिलॉन आर का जो मान है अनंत भी होता है। अनंत कहां के लिए लागू होता है जानते हैं, जितने भी धातु हैं समस्त धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, यानी धातुओं की सापेक्षिक वैद्युशीलता अनंत होगा। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कहते हैं जल अगर रहा तो जल में सापेक्षिक वैद्युशीलता कितना होता है,
फिर उसके बाद देखेंगे आके वायु है, तो वायु में सापेक्षिक वैद्युशीलता कितना होगा। ये सभी के बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले वायु की बात करते हैं, तो वायु में इसका वैल्यू 1.0059 होता है, ठीक है। तो वायु में सापेक्षिक वैद्युशीलता कितना होगा 1.0059, जो कि अप्रोक्स 1 ही मानकर चलते हैं। क्लियर है। और लास्ट इसको क्या देखते हैं, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, परावैद्युतांक, यानी आपेक्षिक वैद्युशीलता को ही परावैद्युतांक भी कहते हैं। वायु में इसका मान 1.0059 भी होता है, या फिर धातु में इसका मान अनंत होता है। निर्वात रहेगा तो उसके लिए इसका मान 1 होगा, और अन्य इसका मान जब भी होगा 1 से अधिक या 1 ही होगा। यह एक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है, ठीक है। ये था एप्सिलॉन आर से संबंधित जो भी थ्योरी है। अब इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल से एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। आइए देखते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि जल का परावैद्युतांक 81 है, जल का परावैद्युतांक कितना है 81 है, तो इसका परावैद्युतांक क्या होगा, ठीक है। कर जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसका परावैद्युतांक कितना होगा, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से क्या कहता है, यहां से कह रहा है जल का परावैद्युतांक दिया है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या दिया है, जल का परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक किसे कहते हैं, सापेक्षिक वैद्युशीलता को। सापेक्षिक वैद्युशीलता को क्या चीज सूचित करते हैं, एप्सिलॉन आर। कितना मान दिया है 81 दिया, ठीक है। तो कह रहा जल का निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, जल का निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष यानी उसका जल का अपना जो वैद्युतशीलता वो निकालिए, यानी वैद्युतशीलता निकालना है, लेकिन जल का, जल यानी वाटर का कितना होगा जी नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नोट का केवल जानते हैं, मान निर्वात की वैद्युतशीलता कितना होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12। अब देखिए यहां से इन तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं। क्या बताएं जी, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन ओमेगा डब्ल्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अब यहां से एप्सिलॉन डब्ल्यू निकालना, यानी जल की वैद्युशीलता निकालने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां से क्या हो जाए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कितना और एप्सिलॉन नोट का मान कितना 8.85 गुना 10 का पावर -12 और गुना 81। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा इतना हो गया, यही हो गया आंसर। क्लियर है। ये था सापेक्षिक वैद्युशीलता उससे संबंधित प्रश्न। अब आगे देखते हैं कुछ और भी टॉपिक है। अब जैसे इसी में आपका आते आवेश घनत्व, देखिए क्या है आवेश घनत्व है क्या, जिसे हम लोग चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ये है क्या आवेश घनत्व। कहा जाता है किसी पदार्थ पर जब आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सतत रूप से आवेशों का वितरण कर रहे हैं, यानी किसी भी पदार्थ पर आवेश को दे रहे हैं, फैला रहे हैं, तो देने के बाद कई पहलू आपके सामने आएगा। लेकिन जैसे आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये गौर कीजिएगा कि सभी पदार्थों की संरचना एक समान नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा किसी पदार्थ के संपूर्ण बीमा, बीमा यानी भुजा यानी संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण बीमा के कारण कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश वितरित होता है, वैसे आवेशों की मात्रा को ही आवेश घनत्व कहते हैं। वैसे आवेशों की मात्रा को ही आवेश घनत्व कहेंगे, यानी किसी पदार्थ के संपूर्ण भुजाओं से होकर या संपूर्ण बीमा से होकर प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा आवेश घनत्व कहलाती है। इस आवेश घनत्व को हम लोग भुजा के आधार पर, किसी पदार्थ की संरचना के आधार पर 3 भाग में बांट कर रखते हैं। देखते हैं क्या है। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
देखिए क्या आ गया। और तीसरा आपका है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तीन भाग में बांट कर रखे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये है क्या? रेखीय चार्ज डेंसिटी क्या है? एक पदार्थ लिए जिसमें केवल एक बीमा हो यानी वन डायमेंशन, यानी किसी पदार्थ में लंबाई हो, केवल लंबाई ही रहे, तो केवल एक बीमा वाले पदार्थ से प्रवाहित होने वाले आवेशों की कुल मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। मान लेते हैं कोई पदार्थ लिए एक छड़ लेते हैं, उस छड़ में क्या है? केवल लंबाई है। इस छड़ के चारों ओर क्या है? आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, एक छड़ लिए, छड़ में केवल लंबाई है और इस संपूर्ण लंबाई से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कहता है संपूर्ण L लंबाई से Q आवेश प्रवाहित होता है, तो इकाई लंबाई से क्या होगा? Q बटे L हो जाएगा। और इसी Q बटे L को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग यहाँ से लेमडा से सूचित करते हैं। चिन्ह का क्या नाम है? लेमडा। और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे L हो जाएगा। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। यानी किसी पदार्थ से प्रवाहित होने वाली कुल आवेश और उस पदार्थ की कुल लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या चीज सूचित कर रहे हैं? लेमडा से सूचित किए। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिए, रेखीय आवेश घनत्व में एक बीमीय वाला पदार्थ रहना चाहिए। अगर ऐसा रह जाए कि जहां पर उस पदार्थ में दो बीमर है, लंबाई हो और लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, द्विबीमीय वाले पदार्थ की बात करें और इस पदार्थ से होकर आवेश को प्रवाहित करते हैं, मान लेते हैं Q आवेश प्रवाहित किए, तो द्विबीमीय वाले पदार्थ का क्या होगा? क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो क्या देख रहे हैं? क्षेत्रफल जो निकालते हैं डेल्टा है या A से सूचित कर रहे हैं। तो A क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित है? Q, इसलिए इकाई क्षेत्रफल से Q बटे A हो रहा है। इसी Q बटे A को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे डेल्टा सूचित करें, डेल्टा बराबर Q बटे A हो जाएगा। ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जितना आवेश प्रवाहित होगा वैसे आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश कहेंगे। यानी कोई पदार्थ है, मान लीजिए पेपर ले, पेपर में लंबाई है, चौड़ाई, पूरे पेपर से होकर आवेश प्रवाहित होगा तो वहां पृष्ठीय आवेश घनत्व। कोई छड़ है, छड़ से होकर आवेश प्रवाहित करेगा, रेखीय आवेश घनत्व। और तीसरा आयतन आवेश घनत्व, यानी जिसमें लंबाई हो, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, यानी तीन बीमा हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर रहेगा तो वैसे संदर्भ में वहां पर आयतन आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। यानी संपूर्ण आयतन के कारण जितना आवेश प्रवाहित होगा वह आवेश कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। जैसे एक पदार्थ लिए, उस पदार्थ में का कुछ न कुछ आयतन भी रहे, ये है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन। आयतन को भी से, और संपूर्ण आयतन से होकर आवेश प्रवाहित होती है। संपूर्ण आयतन से होकर आवेश प्रवाहित होगा तो ऐसे संदर्भ में कितना आवेश प्रवाहित? मान लीजिए Q आवेश, V आयतन से Q आवेश प्रवाहित किया जाए, इकाई आयतन से Q अपॉन V, और इसी को हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो क्या देख रहे हैं? रो बराबर Q बटे V हो जाता है। ठीक है, तो कहेंगे किसी पदार्थ के संपूर्ण आयतन के कारण प्रवाहित होने वाली कुल आवेशों की कुल मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। याद रखिए, एक बीमा रहेगा वन डायमेंशनल वाले पदार्थ में रेखीय, दो डायमेंशनल वाले पदार्थ में पृष्ठीय और त्रिविम पदार्थ वाले में आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को डेल्टा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित करते हैं। अब आइए देखते हैं इसका मात्रक। ये क्या है? मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा थोड़ा समझिए। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम बटे L क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है,
फिर अब देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, बटे A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, समझिएगा, Q है आवेश, आवेश को Q से सूचित कर रहे हैं, बटे यहां से क्या, आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों का कंपैरिजन किया, लैम्डा, डेल्टा, रो। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएगा, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स चलेंगे हम लोग वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को कंपैरिजन करके चलेंगे। फिर उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल बताएंगे सापेक्षिक वैद्युतशीलता से संबंधित, फिर आवेश घनत्व से संबंधित कई प्रश्न आपको देखेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उनमें से कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट था, कुछ क्वेश्चन भी भेजे थे, पूछे थे। आज उन क्वेश्चन में से एक एक करके सभी का समाधान करते हैं। जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन है, आप में से किन्हीं ने पूछा कि सर दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल भी लगे रहा और गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा, उन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो समझिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किसी एक निश्चित दूरी पर, r दूरी पर स्थित है। दो इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर कुछ बल लगा रहे हैं, ठीक है। ये बल दो प्रकार से लग रहा है, एक तो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा बल का रहा है वैद्युत बल लग रहा है। अब दोनों बल लग रहा है तो दोनों बल का अनुपात क्या हो। पहले आपका पूछ रहा है वैद्युत बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक बल लगाएंगे, सबसे पहले समझेंगे, बल लगाएंगे वैद्युत बल और दूसरा बल लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब देखिए वैद्युत बल बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, बटे यहाँ पर फिर बराबर हो जाएगा। वैद्युत बल की बात कर रहे हैं, वैद्युत बल बराबर क्या सूत्र होता है, G इंटू, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या सूत्र है, G गुना M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों के लिए दूरी तो एक समान रहेगा, चाहे कोई भी बल लगा, ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अनुपात पूछ रहा है FE बटे FG। अब देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुना 10 का पावर 9 गुना Q1, पहला आवेश कौन सा, इलेक्ट्रॉन, तो 1 की जगह इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी आवेश इलेक्ट्रॉन ही है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 का पावर -19। फिर दूसरा आवेश भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुना 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन, बटे नीचे में क्या हो जाएगा, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 अब गुना M1 क्या, पहला पदार्थ का द्रव्यमान, M2 भी क्या है, दूसरे पदार्थ, दोनों पदार्थ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समझिए, Me, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 का पावर -31 किलोग्राम। अच्छा प्रोटॉन का क्या होगा, तो प्रोटॉन का आप लोग जानते हैं 1.7 गुना 10 का पावर -27 किलोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है जी, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहीं से एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कैपिटल G का मान, कैपिटल G का मान कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब मान रखते हैं Me का मान कितना है, 9.1 गुना 10 का पावर -31 गुना 9.1 गुना 10 का पावर -31। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए और यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखते हैं FE अपॉन FG और इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अब ये पावर को एक साथ, अब बिना पावर वाले को कांस्टेंट को एक साथ लेकर सॉल्व किया और इसी प्रकार से इसका समाधान किया जाएगा। कोई डाउट है? इसी के आधार पर एक सिमिलरिटी और भी क्वेश्चन बनते हैं कि दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या हो। तो इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख देंगे, आवेश तो दोनों का बराबर होगा, केवल द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.7 गुना 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। अब बाकी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत? क्लियर है? यही प्रोसेस के आधार पर चलना है। ठीक है। नहीं जानते हैं सर।